हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। यूपीएससी मेंस बहुत करीब है, तो कुछ चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही संक्षेप में, शॉर्ट में, जो आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन में मदद कर सकती हैं और आपको मार्क्स में थोड़ा सा एज दे सकती हैं। कुछ केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स जब भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हो अपने आंसर्स के अंदर, जब भी आप सजेशंस देते हो, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, काम आते हैं। लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम सम टॉपिक्स जो किसी भी थीम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अपने आंसर्स के अंदर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से जुड़े, पोल्यूशन कंट्रोल से जुड़े इनिशिएटिव्स का एग्जाम्पल देना है, तो आप इन एग्जाम्पल्स में से भी कोई भी एक दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ग्रीन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से एयर क्वालिटी को टेंजिबली इंप्रूव किया गया, इसकी एग्जाम्पल दी जा सकती है। इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो अंडमान एंड निकोबार में अप्लाई की गई, वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एम्फसाइज किया गया, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट हो। दूसरा, वहां पे जो न्यू परमिट्स थे, नए परमिट्स थे ऑटो रिक्शाज वगैरह के, वो सिर्फ ई रिक्शाज को प्रोवाइड किए गए। और प्रेजर्वेशन ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स के लिए जो रोड्स की प्लानिंग थी और ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी की प्लानिंग थी, उसको भी एनवायरमेंट सस्टेनेबल तरीके से किया गया, जिससे वहां पे जो पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही थी कुछ समय से, वो कम हुई। अगर हम तेलंगाना की तरफ रुख करते हैं, तो तेलंगाना में विलेज नेचर पार्क्स ये जो है बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर। तेलंगाना में कई सालों से एक स्कीम चल रही है, ठीक है, जिसमें तेलंगाना के फॉरेस्ट एरिया को 24% से 33% करने का टारगेट रखा गया। और इस स्कीम के तहत डेंस फॉरेस्ट्स बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड में इन विलेज एरियाज। इसे यदाद्री मेथड भी कहते हैं। और अगर आपने जापानीज मियावाकी टेक्निक के बारे में सुना होगा, तो ये यदाद्री टेक्निक भी उसी से इंस्पायर्ड है, पर ये यहाँ के भारत के लोकल स्पीशीज को इस्तेमाल करती है फॉर द एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस। और इससे भी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट। हमने बहुत सारी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि स्किल डेवलपमेंट और उससे जुड़े इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। आपका डायरेक्ट सवाल वहां से आ सकता है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, तो इन तीन में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन गुजरात के प्रोजेक्ट एक्सेल की एग्जाम्पल बेहतरीन है। गुजरात के प्रोजेक्ट एक्सेल के अंदर विमेन और ट्राइबल पॉपुलेशन को स्पेशली फोकस किया जाता है। तो इस एक्सेल का फुल फॉर्म वैसे तो है एम्पावरिंग एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन फॉर इक्विटेबल लाइव्स, एम्पावरिंग एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज, सॉरी सी से कम्युनिटीज, फॉर इक्विटेबल लाइव्स। तो ये एक्सेल जो गुजरात का प्रोजेक्ट है, इसमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को टारगेट करते हुए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, खास तौर पे पिछड़े इलाकों में उन्हें टारगेट करते हुए। बाकी दो एग्जाम्पल्स भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सोशल वेलफेयर की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स की स्कीम्स बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं। अच्छा, ये जो मैंने कंपाइलेशन बनाया है, इट इज़ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। नीति आयोग के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस है वहाँ से। इसके अलावा नीति आयोग का 2023 में एक कंपेंडियम डॉक्यूमेंट आया था बेस्ट प्रैक्टिसेस का, केस स्टडीज़ का, वहाँ से भी ये मैंने कंपाइल किया है। एंड फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट से भी ये कंपाइल किया है। तो ये जान लीजिए कि ऑफिशियल सोर्सेज से ही मैंने ये कंपाइलेशन आप लोगों के लिए बनाया है। सोशल वेलफेयर की बेस्ट प्रैक्टिसेस में छत्तीसगढ़ में आशा विमेन एम्पावरमेंट सेंटर की एग्जांपल दे सकते हो, जहां पे विमेन को एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं आप पंजाब के अंदर आंगन चाइल्ड केयर इंस्पेक्शन की एक एप्लीकेशन और डिजिटल एप्लीकेशन का मेंशन कर सकते हो। त्रिपुरा में क्लस्टर बेस्ड कैंप फॉर फ्लैगशिप स्कीम्स लगाया जाता है। इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, वो फ्लैगशिप स्कीम्स बहुत सारी चलती हैं हमारी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती और एक्चुअल इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक इन स्कीम्स के बेनिफिट ज़्यादातर पहुंचते नहीं हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को क्लस्टर्स में 50 से 100 विलेजेस के क्लस्टर्स में बांटा गया और यहाँ पे 3-3, 4-4 ऑफिशियल्स की टीम को भेजा गया, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, रिमोट और ट्राइबल एरियाज के अंदर हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग स्कीम्स के बारे में जानकारी शेयर कर सके, एलिजिबल बेनिफिशियरीज की एनलिस्टिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इसको इंश्योर कर सके।
तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अक्सर सवाल आता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रॉब्लम क्या है। वन प्रॉब्लम इज कि कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम है, और उस कन्वर्जेंस का जब आप सोल्यूशन दे रहे होंगे तो आप सोल्यूशन दे सकते हो, जैसे त्रिपुरा में क्लस्टर बेस्ड कैंप्स लगाए जाते हैं, वैसे देश भर में लगाए जाने चाहिए। हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़े ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। मध्य प्रदेश की एग्जांपल लेते हैं। मध्य प्रदेश में मेरा बच्चा अभियान नाम का कैंपेन चलाया गया। पहले तो ये 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैला। यहाँ पे क्या किया जाता है कि क्योंकि कुपोषण या माल नरिशमेंट का इशू पूरे विश्व भर में, भारत में काफी ज्यादा देखा जाता है, तो 5 साल से कम बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकते हो। अडॉप्ट करने का मतलब नहीं है कि आप उनको घर ले जा रहे हो। अडॉप्ट करने का मतलब है कि अगर आप टीचर्स हैं या प्राइवेट सिटीजन्स भी हैं या एनजीओज के अंदर काम करते हैं, तो आप कुछ बच्चों के पोषण का, है ना, न्यूट्रिशन का खर्चा उठा सकते हो एज अ डोनेशन, वॉलंटरी डोनेशन। और ये इनिशिएटिव मध्य प्रदेश का है। सिमिलरली अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करो, तो छत्तीसगढ़ ने एक हमारा स्वास्थ्य ऐप लॉन्च की ताकि मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो सके। बहुत सारे स्टेट्स बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। अब मैं एजुकेशन की बात करूं, यहां पे मैं एजुकेशन के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको 7-8 इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे। अब आप जब पेपर में लिखोगे तो आपको उसमें से 2-3 भी याद रहे तो चलेगा, क्योंकि ऑन द एक्चुअल पेपर आपको 1 या 2 ही लिखने पड़ेंगे। बट कोशिश ये करना कि सारे एक बार पढ़ लेना, है ना, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एटलीस्ट आपका नेम एसोसिएशन हो जाएगा। सेकेंडली, जब भी आप किसी केस स्टडी के बारे में लिखते हो, अब उसको लिखना कैसे। केस स्टडी का मतलब है एथिक्स वाली केस स्टडी नहीं। केस स्टडी का मतलब है जहां पे आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से कोई पर्टिकुलर जोन में, डोमेन में काम हो रहा है। तो आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे, जैसे लाइक कालिका चेतरिके ऑफ कर्नाटक, आपको कम से कम 1 लाइन में बताना होगा कि व्हाट दैट प्रोग्राम इज अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गुजरात के अंदर डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करोगे या बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर स्कूल एजुकेशन की बात करोगे, तो आप विद्या समीक्षा केंद्र का मेंशन करोगे। ये विद्या समीक्षा केंद्र को यूएनडीपी ने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर एनलिस्ट किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल लेवल पे अब विद्या समीक्षा केंद्र नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है। ये एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग डेटास को कंपाइल किया जाता है। स्कूल्स के एडमिशन का डेटा, बच्चों के स्कोर्स का डेटा, जो अलग अलग क्लासेस में एग्जाम्स होते हैं और उनका असेसमेंट जिस प्रकार से होता है, और ये बहुत सारे डेटा को रियल टाइम डैशबोर्ड के थ्रू अपडेट किया जाता है। टीचर्स को ये अवेलेबल होता है अपने एंड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को ये अपने एंड पे अवेलेबल होता है, ठीक है, प्रशासन के अंदर जो मेंबर है उनको अवेलेबल होता है, और पब्लिक को भी अवेलेबल होता है, जिससे एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है सिस्टम के अंदर। तो गुड गवर्नेंस की एग्जांपल लिखनी हो, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, ई गवर्नेंस की एग्जांपल लिखनी हो, ऑल सब में फिट हो जाएगा ये। सिमिलरली चंडीगढ़ में भी फीनिक्स मोबाइल ऐप लगाई गई, सिमिलर पर्पस था, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस और लर्निंग ऐप्स टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, तो वो टीचर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल था, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स थे। आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल चाहे तो दे सकते हैं। सिमिलरली आई हैव ऑल्सो कंपाइल्ड अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट की एग्जाम्पल दे सकते हो। जब भी हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई साहब एक चीज की कमी है भारत में कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस फूड प्रोसेसिंग के नहीं। लेकिन हरियाणा के अंदर क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ना सिर्फ क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने की बात की गई, मतलब सिर्फ राइस और वीट से हटते हुए आप हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़े। दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर का जो एक्रिएज है वो कुछ सालों पहले 0.5% था, और अब टारगेट रखा गया है कि वो 6.5% कर दिया जाएगा, और 2.5 से 3% तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है एज अ टोटल इरिगेटेड एरिया। तो आप ऐसा समझे कि क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हरियाणा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव है, जिसमें फार्मर्स को क्लस्टर्स में डिवाइड करता है, उनके स्पेसिफिक एरिया में जिस तरीके का क्रॉप मोस्ट फेवरेबल सूटेबल है वो उनको उनके सीड्स प्रोवाइड होते हैं, मार्केट से लिंकेज इनपुट्स के लिए भी, और मार्केट से लिंकेज वो सेल कर सके उसके लिए भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहां फार्मर्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसलिए वो बार्गेनिंग पावर उनकी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको जो रेम्यूनरेशन है वो बेहतर मिलता है, बेटर प्राइसेस मिलते हैं। सिमिलरली आप नागालैंड का भी एग्जांपल दे सकते हो, जिन्होंने निश मार्केट क्रिएट की इन लार्ज कार्डमम प्रोडक्शन। और एक बेहतरीन एग्जांपल उत्तर प्रदेश का है, जहां पे ब्लैक राइस को लेके इनिशिएटिव्स लिए गए।
ब्लैक राइस इज अ वैरायटी ऑफ राइस दैट इज नॉट नेटिव टू उत्तर प्रदेश। भारत में ये मणिपुर के अंदर ज्यादातर ग्रो किया जाता था और एंशिएंट टाइम्स में चाइना में ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। इसको फॉरबिडन राइस बोलते थे। फॉरबिडन ये इसलिए नहीं होता था कि इससे नुकसान होता है, इनफैक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये राइस और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, लेकिन फॉरबिडन इसलिए होता था क्योंकि ये गरीब लोगों को खाने नहीं दिया जाता था, ये रॉयल्टी के लिए रखा जाता था। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझ पाए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू या स्पेसिफिकली ग्रो किया जाए राइस बेल्ट में जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, तो आप वहां से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी का राइस होता है, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट किया जाता है और क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो पाता है इसलिए फार्मर्स की वेलबींग में मदद करता है। अब ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट को अपने निश प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, और उसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना के तैयार करने में सरकार उसकी सहायता करे। इसी से बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक जेंटल रिमाइंडर कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आंसर्स की अप्रोच, उनका फ्रेमवर्क, 10 साल के जितने भी आंसर्स हैं उनके मॉडल आंसर्स और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एवरी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है GS 1 से लेके GS 4 इंक्लूडिंग एथिक्स, आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बहुत होलिस्टिक कोर्स है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो 2025 में भी जो कैंडिडेट जा रहा है उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई कैन वाउच फॉर इट। प्लीज आप संपर्क कर सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड हो। धन्यवाद और आपसे और मुलाकात होती रहेगी। अगले वीडियो में कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मेंस के आसपास डिस्कशन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए ताकि उस पे वीडियो बनाया जा सके। धन्यवाद।